हाय हिस्टोरियंस। आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री का थीम नंबर 3 नोमैडिक एम्पायर को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि हम हर बार करते हैं, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि यहाँ ये जो दो वर्ड्स दे रखे हैं, नोमैडिक और एम्पायर, इनका मतलब क्या है और ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये वर्ड नोमैडिक है, इसका मतलब वो लोग होते हैं जो बंजारे होते हैं या फिर वॉन्डरर्स होते हैं, परमानेंटली सेटल्ड नहीं होते और वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं फैमिली असेंबलीज के अंदर। मतलब नोमैडिज्म के अंदर कम्युनिटीज होती हैं जो कई सारी फैमिलीज को मिलाकर बनती है। ठीक है। उसके बाद जो इनकी इकोनॉमिक लाइफ है वो या तो डिपेंडेंट करती है पेस्टोरलिज्म के ऊपर या फार्मिंग के ऊपर या फिर हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर। मतलब फिक्स्ड इकोनॉमिक लाइफ इनकी नहीं है या फिर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकी फिक्स्ड नहीं है। उसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर या तो यहाँ कोई चिफ्टन होगा जो कि ट्राइब के अंदर होगा और ट्राइब फर्दर क्लैन के अंदर आएगा, या फिर फादर जो होगा वो हेड ऑफ द फैमिली होगा और वही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएगा फॉर द होल फैमिली एज अ रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ जो वर्ड एम्पायर है, एम्पायर अपने आप में एक स्टेबल लैंडमास होता है या फिर टेरिटोरियल एक्सपेंस के अंदर एक स्टेबल लैंडमास, उसे हम एम्पायर बोलते हैं, जो कि एक सेंस ऑफ मटेरियल लोकेशन देता है। पर नोमैडिज्म के अंदर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता क्योंकि वहां पर टेम्पररी सेटलमेंट के अंदर लोग रहते हैं। वही एम्पायर्स के अंदर परमानेंट सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पर फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है ऑन द बेसिस ऑफ हिरार्की और रैंकिंग। हिरार्की के बेसिस पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं नोमैडिज्म के अंदर भी, पर एम्पायर के अंदर एकदम फिक्स्ड अथॉरिटी रहती है, रैंकिंग सिस्टम फिक्स्ड रहता है। ठीक है। उसके बाद अब आप, मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल दे सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय नोमैड्स एंड एम्पायर्स एंड हाउ दे कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि नोमैड जो है वो वॉन्डरर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इन फैमिली असेंबलीज। इकोनॉमिक लाइफ जो है या तो पेस्टोरलिज्म पे डिपेंडेंट होगी या हंटिंग गैदरिंग पे या फार्मिंग पे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर यहाँ चीफ्टन होगा। वही अंपायर्स के अंदर जो लैंडमास है या फिर जो अथॉरिटी है वो स्टेबल होगी। गवर्नेंस का फुल फ्लैज्ड सिस्टम होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर हिरार्किकल रूल होगा। ठीक है। उसके बाद मटेरियल लोकेशन होगी। उसके बाद इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट ग्रुप ऑफ नोमैड्स, मतलब बेसिकली मंगोल्स ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है, प्रेजेंट डे ईरान, इराक, सीरिया वाला रीजन, या फिर मैं टर्की वाला रीजन भी बोलूँ तो उस रीजन में किसका रूल था? चंगेज खान का। तो उसने किस तरह एक छोटे से कबीले से शुरू करके एक एम्पायर को बनाया, वो पूरी कहानी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस चैप्टर की, इस स्टोरी की शुरुआत से लेकर आखिरी तक एक जो स्टोरी है या फिर एक जो पॉइंट है वो बिल्कुल सेम चला, वो है द कंटिन्यूअस टसल इन बिटवीन चाइना एंड मंगोलिया। कैसे? चाइना जो है मंगोलियन एम्पायर के राइज से पहले बड़ा प्रोस्पेरस था, पर जैसे ही मंगोलियन एम्पायर का राइज हुआ या फिर वो अपने जेनिथ पे पहुंचा तो उसने चाइना को ओवरटेक कर लिया। उसके बाद इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मैनर इन विच मंगोल्स अंडर चंगेज खान अडॉप्टेड देयर ट्रेडिशनल सोशल एंड पॉलिटिकल कस्टम टू क्रिएट अ फियरसम मिलिट्री मशीन एंड सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ गवर्नेंस। कि किस तरह छोटे से कबीले के अंदर से निकला हो वो हम्बल बैकग्राउंड का 9 साल का लड़का जिसका नाम था चंगेज खान, उसने अपनी सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों को मोल्ड करा उसकी जरूरत के हिसाब से और एक बदलाव लेके आया एक बड़े एम्पायर के फॉर्म में। उसके बाद हम समझेंगे कि जो नोमैडिक एम्पायर के अंदर जो लोग होते हैं बेसिकली वो डिपेंड करते हैं पेस्टोरलिज्म, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर। तो मतलब स्कूल एजुकेशन जैसा सिस्टम तो यहाँ पर अभी तक आया नहीं है। तो मतलब लोग जो है नोमैडिक एम्पायर के अंदर या फिर कबीलों के अंदर वो अभी भी इलिटरेट है। तो अब बात ये है कि हमें उनका इतिहास कैसे पता चलता है, उनका पास्ट लिखा किसने है। तो उनका पास्ट या फिर उनकी हिस्ट्री हमें पता चलती है कई सोर्सेज से। तो ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नोमैडिक एम्पायर। तो वो सोर्सेज है क्रोनिकल्स, ट्रैवलोग्स या फिर सिटी बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। यहाँ से देखिए, क्रोनिकल्स, ट्रैवलोग्स और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय सिटी बेस्ड लिटरेचर्स। अब ध्यान से समझिए, जो नोमैडिक एम्पायर या फिर जो कबीले के अंदर लोग रह रहे हैं, मान लिया वो इलिटरेट है, पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उस कबीले को देखने के लिए या उस कबीले से किसी तरह का व्यापार करने के लिए, जरूरी नहीं है ना कि वो भी इलिटरेट हो, क्योंकि वो अलग रीजन से आ रहे हैं तो अलग सिस्टम है उनका वहाँ। तो वो तो मोस्ट प्रोबेबली लिटरेट होंगे, तो वो यहाँ आएंगे, यहाँ की चीजों को देखेंगे, समझेंगे और यात्रा वृतांत लिखेंगे जिनको ट्रैवलोग्स बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स बेस्ड बाय सिटी बेस्ड लिटरेचर्स, कई सारे डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे।
पर हमें देखने को मिलता है कि जो नोमैडिक एम्पायर का इतिहास है, फिर चंगेज खान का जो पास्ट है, वो कम्प्लीटली बायस्ड है, क्योंकि वो उन बंदों ने लिखा है जो नोमैडिक एम्पायर, जो मंगोलियन एम्पायर से जिनकी लड़ाई चलती थी। तो भाई जाहिर सी बात है कि वो बायस्ड होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस चैप्टर में अगर सारी हिस्ट्री बायस्ड है तो क्या नोमैडिक एम्पायर का इतिहास बिल्कुल ही हम जो आज पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ही हकीकत से अलग है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कई लोग चंगेज खान के एम्पायर में वो आते थे जो चंगेज खान के प्रति सिंपैथेटिक थे, ठीक है? या फिर कई वो लोग आते थे जो अलग अलग रिलीजन से या फिर अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे बुद्धिस्ट, कन्फ्यूशियन, क्रिश्चियन, टर्किश एंड मुस्लिम ऑल्सो। तो ये बिल्कुल भी बाइस्ड नहीं है। तो ये वो बात लिखेंगे जो ये देखते हैं, हकीकत जो है। इनसे हमें पता चलता है कि चंगेज खान बिल्कुल भी या बिल्कुल बुरा नहीं था, उसने कई सारे अच्छे काम भी किए हैं। और ये बातें जहां से हम पढ़ते हैं उन वृतांतों को बोलते हैं यूलोजीज। ओके। उसके बाद पर जो मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ चंगेज खान वो किसने लिखी है? वो मॉडर्न जब हिस्ट्री की शुरुआत होती है तो 19th सेंचुरी में यूएसएसआर बन जाता है, और यूएसएसआर के अंदर जारिस्ट रिजाइम जब चल रहा था, जारिस्ट रिजाइम या फिर निकोलस जार ने कुछ बंदों को अपॉइंट किया, किस लिए? चंगेज खान की हिस्ट्री को लिखने के लिए। ओके। ये तो था सोर्सेज के बारे में। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है कि जो नोमैडिक एम्पायर चंगेज खान का एम्पायर था वो कैसे बना, उसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर चंगेज खान मिडल ईस्ट में रह रहा है तो क्या वो शुरू से मिडल ईस्ट में रह रहा है, या उससे पहले भी कोई लोग रह रहे थे? अगर उससे पहले कोई कम्युनिटी रह रही थी तो वो कैसे वहां से माइग्रेट करके कहीं और शिफ्ट हुई और फिर चंगेज खान वहां आया? ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, और ये चैप्टर बड़ा ही मजेदार है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 13th सेंचुरी में। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि 13th सेंचुरी में यूरो एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर कई सारे एम्पायर्स बसे हुए थे। पर 13th सेंचुरी आते आते यूरो एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो एम्पायर बसे हुए थे उनके रूलर्स को इस चीज का आभास हो गया था कि अब चंगेज खान आ चुका है, और अगर चंगेज खान यूरो एशियन कॉन्टिनेंट वाले रीजन में आया तो हमारी हालत तो बुरी होनी है। क्योंकि चंगेज खान एक विजन के साथ आएगा यूरो एशियन कॉन्टिनेंट में, वो है एक पॉलिटिकल विजन। उसका विजन सिर्फ इतना ही नहीं है कि यूरो एशियन कॉन्टिनेंट में जितने भी एम्पायर हैं उनको वहां से खदेड़ कर भगा देना और उस वाली टेरिटरी को अपने अंडर ले लेना, बल्कि वो चंगेज खान ये तक कहता है कि उसे भगवान ने भेजा है तुम्हारे ऊपर रूल करने के लिए। क्यों भेजा है? क्योंकि तुम लोगों ने इतने पाप कर दिए हैं और तुम्हारे पापों की सजा तुम्हें देने के लिए मुझे पृथ्वी पर भेजा है भगवान ने। ऐसा चंगेज खान बोलता था, और 13th सेंचुरी में वो आ गया यूरो एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर। न सिर्फ इतना ही, चंगेज खान ने नॉर्थ चाइना वाला रीजन, ट्रांसओक्सियाना वाला रीजन। अब ये ट्रांसओक्सियाना क्या है? दरअसल सेंट्रल एशियन रीजन में एक रिवर बहती थी जिसका नाम है ओक्सस रिवर, जिसे अमू दरिया भी कहते हैं। वहां तक का रीजन प्लस में नॉर्थ चाइना वाला रीजन, अफगानिस्तान, ईस्टर्न ईरान और रशियन स्टेपी, ये सारा किसके अंडर आ गया? चंगेज खान के अंडर। उसके बाद चंगेज खान ये कहता था कि मुझे स्वर्ग से भेजा गया है तुम लोगों को सजा देने के लिए। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है कि चंगेज खान का जो ग्रैंडसन था जिसका नाम था मूंगे, वो वार्निंग देता है फ्रेंच रूलर लुइस नाइन को। किसकी वार्निंग देता है? चंगेज खान के रूप में वो उसे वार्निंग देता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, या फिर तुम ये चीज सोच के बैठे हो कि जो फ्रांस है वो तो एल्प्स माउंटेन या फिर पहाड़ियों के बीच में बसा है, तो चंगेज खान हमारे पास तो आ नहीं सकता। और इस चक्कर में अगर तुम अपनी मिलिट्री बिल्ड कर रहे हो तो तुम्हारा जो ये सपना है इसको चूर चूर करेगा कौन? द सन ऑफ हेवन। वो कौन है? चंगेज खान। ऐसा बोलता है चंगेज खान का ग्रैंडसन मोंगे किसे? फ्रेंच रूलर लुइस नाइन को, इन द फॉर्म ऑफ वार्निंग और अ डिस्क्लेमर। अब ये सिर्फ एक एम्प्टी थ्रेट ही नहीं है कि जो ग्रैंडसन ऑफ चंगेज खान है वो सिर्फ धमकी दे रहा है चंगेज खान के नाम पे और वो करते कुछ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें एविडेंस देखने को मिले हैं 1236 से 41 के बीच में एक कैंपेन हुआ था, ठीक है? और वो किसने लीड करा था? वो करा था ग्रैंडसन ऑफ चंगेज खान, अनदर ग्रैंडसन ऑफ चंगेज खान जिसका नाम था बाटू। बाटू ने क्या करा? रशियन लैंड को डिवास्टेट कर दिया और रशिया में पेनिट्रेट कर गया, प्रेजेंट डे रशिया की कैपिटल मॉस्को तक। न सिर्फ मॉस्को बल्कि पोलैंड, हंगरी और वियना में तो वो तंबू गाड़ के बैठ गए। मतलब प्रेजेंट डे मॉस्को वाला रीजन, मॉस्को तक का रीजन, पोलैंड वाला रीजन, हंगरी वाला रीजन और वियना तक का किसने किसने कैप्चर कर लिया? फिर किसने कॉन्कर कर लिया? चंगेज खान के ग्रैंडसन ने जिसका नाम है बाटू। उसके बाद जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि चंगेज खान बोलता था कि मुझे भगवान ने भेजा है, और इसी चीज पर भरोसा कर लिया उन लोगों ने जो हारे हैं चंगेज खान से। वो कहते हैं कि शायद हमने कुछ बुरे काम किए होंगे और आज हमारा द डे ऑफ जजमेंट आ गया है, और उसे लीड करने के लिए जो भगवान ने जिसे भेजा है उसका नाम है चंगेज खान, और उससे हमें कोई नहीं बचा सकता। अब क्वेश्चन ये उठता है कि
नोमैडिक एम्पायर या फिर एक छोटे से कियात नाम के कबीले से निकला हुआ 9 साल का लड़का जिसका नाम है चंगेज खान, उसने इतना बड़ा एम्पायर बना लिया जो कि एक हम्बल बैकग्राउंड से आता है, जिसके पापा को भी किडनैप कर लिया था जब वो बहुत छोटी उम्र में था, जिसकी वाइफ को किडनैप कर लिया था उसकी शादी के बाद, जिस पर टॉर्चर किया गया, जिसको उसके कबीले वालों ने ही धोखा दे दिया। उसके बाद इतनी सारी परेशानी झेलने के बाद भी चंगेज खान जो है वो इतना बड़ा एम्पायर कैसे क्रिएट करता है। यहाँ तक कि वो सिकंदर, वो अलेक्जेंडर जो प्रिंस फिलिप का बेटा था, जिसका बैकग्राउंड इतना तगड़ा था, या फिर जो एक लग्जूरियंट फैमिली से बिलोंग करता था, वो भी इतना बड़ा एम्पायर नहीं बना पाया। तो चंगेज खान में ऐसा क्या था, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहूंगी कि चंगेज खान और अलेक्जेंडर दोनों में बड़ा ही डिफरेंस है, पर एक चीज सेम है कि ना तो चंगेज खान और ना ही अलेक्जेंडर कभी भी भारत पर कब्जा कर पाए। कब्जा तो दूर के बाद भारत के अंदर घुस भी नहीं पाए। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर भारत क्यों नहीं आया, तो इसके कई सारे रीजंस दिए गए हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर, कोई भी एक रीजन नहीं है। तो सबसे पहला रीजन ये दिया जाता है कि जो अलेक्जेंडर है वो 8 साल से कैंपेनिंग पर निकला हुआ था अपनी आर्मी के साथ, और उसकी जो सोल्जर्स या फिर जो उसकी आर्मी थी, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया जब वो इंडिया के पास पहुंचे कि अब हम थक गए हैं और 8 साल से हम अपनी फैमिली से भी नहीं मिले हैं, तो अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इतना बोलते ही अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ वहां से रिट्रीट कर गया, और शायद ये एक रीजन हो सकता है कि अलेक्जेंडर भारत क्यों नहीं आया। दूसरा रीजन ये दिया जाता है कि जब अलेक्जेंडर भारत आ रहा था तो वो ब्यास नदी से ही रिट्रीट कर गया, क्योंकि ब्यास नदी के आगे है इंडस सिंधु नदी, और सिंधु नदी का जो बहाव है उस टाइम पे बड़ा ही तेज हुआ करता था। अब प्रॉब्लम ये है कि अलेक्जेंडर अपनी इतनी बड़ी सेना के साथ उसको पार कैसे करे, तो शायद दूसरा रीजन द फ्लो ऑफ इंडस रिवर। तीसरा रीजन ये दिया जाता है कि जब 326 बीसीई में अलेक्जेंडर भारत आ रहा था, तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर जो रूल करने वाली अथॉरिटी या जो एम्पायर था उसका नाम है नंद एम्पायर, और नंद एम्पायर में भी जो रूलर है धनानंद, जिसके पास बड़ी ही बड़ी मिलिट्री हुआ करती थी, बड़े ही खास वेपन्स हुआ करते थे, एलिफेंट्स होते थे फॉर क्रिएटिंग साइक्लोनिक टेरर, रथ मुसलक महाशिला कंटक जैसे हथियार होते थे। तो इनसे अलेक्जेंडर कैसे लड़े, तीसरा रीजन ये दिया जाता है। अब बात करें चंगेज खान की कि चंगेज खान भारत क्यों नहीं आया। चंगेज खान तो बड़ा बहादुर था, सब कुछ जीतता आ रहा था, तो इंडिया में उसको ऐसा क्या लगा। तो सबसे पहला रीजन ये दिया जाता है कि चंगेज खान के साथ जो उसके रूलर्स नहीं, जो उसका मतलब मेंबर्स थे उसके साथ, उनमें से उसका एक खास दोस्त था। उसने कहा कि इंडिया के अंदर पेनिट्रेट मत करो, वो हमारे लिए एज अ बैड ओमेन या फिर बुरा हो सकता है या फिर बैड लक हो सकता है। तो चंगेज खान ने उसकी बात पे भरोसा कर लिया और वो इंडिया में कभी भी नहीं आया। दूसरा जो सबसे मेन रीजन है वो ये दिया जाता है कि ख्वारिज्म का जो रूलर था मोहम्मद, उसने चंगेज खान को धोखा दिया, और चंगेज खान उसे ढूंढता फिर रहा है मारने के लिए। और वही मोहम्मद इंडिया में भी आया था, और इंडिया में उस टाइम पे जो रूलर था उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के पास कौन आया, मोहम्मद। क्यों आया, क्योंकि चंगेज खान उसके पीछे पड़ा है उसे मारने के लिए। मोहम्मद आके इल्तुतमिश को बोलता है कि मुझे असाइलम दो, मुझे शरण दो इंडिया के अंदर। पर इल्तुतमिश ने कहा कि भाई अगर मैंने तुझे शरण दे दी तो चंगेज खान तुझे तो मारेगा ही, साथ के साथ इंडिया को भी बुरी तरह से ब्रूटली मैसाकर कर देगा। तो इंडिया के अंदर इल्तुतमिश ने मोहम्मद को नहीं आने दिया, और चंगेज खान इनसे इस चीज से बड़ा ही खुश हुआ, और उसने फिर इंडिया के अंदर पेनिट्रेट नहीं किया। ठीक है, आई होप मुझे कि आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है द सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो इतना बड़ा मंगोल एम्पायर जो एक तरफ से रशिया से घिरा हुआ है, तो दूसरी तरफ चाइना से, अगर पूर्व पश्चिम की बात करूं तो अफगानिस्तान से लेकर ईरान इराक तक जिसकी बाउंड्री जा रही है, तो वो इतने बड़े एम्पायर के अंदर डाइवर्सिटी तो होगी। अगर डाइवर्सिटी है तो उस डाइवर्सिटी में सिमिलैरिटी क्या है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि तो इतनी बड़ी डाइवर्स रीजन को या फिर इतने डाइवर्स लोगों को वहां पर यूनाइट कौन कर रहा है, वो कौन सा फैक्टर है जो लोगों को मजबूर कर रहा है इकट्ठा रहने पे। तो वो है सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। यहाँ से देखिए, द मंगोल्स वर अ डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल linked by similarities of language to the Tatars, Khitan and Manchus to the east and Turkic tribes to the west. उसके बाद some of the Mongols were pastoralists while others were hunter gatherers. अब ये क्वेश्चन आप 1 मार्कर के लिए याद रख सकते हैं कि which type of subsistence activities were performed by the Mongols. तो वो है pastoralist और दूसरी है hunting और gathering. अब ध्यान से समझिए, जो पेस्टोरलिस्ट हैं नोमैडिक एम्पायर के अंदर, वो कौन कौन से एनिमल्स की हर्डिंग या फिर ग्रेजिंग करवाते हैं, तो वो है शीप, गोट, कैटल्स और कैमल्स, जो नॉर्मली हम हर हर्डिंग में देखते हैं। उसके बाद इस टॉपिक का नाम तो है सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पर इसमें एक्सप्लेन किया गया है ज्योग्राफिकल व्यू को। अब ध्यान से समझिए,
ज्योग्राफी जो है वो कनेक्ट है सामाजिक और राजनीतिक दोनों तत्वों से। कैसे? अब समझिए, अगर कोई रीजन है वहां पर जो रेनफॉल है वो स्कार्स है, रेनफॉल की जो अमाउंट है वो स्कार्स है, और जो लैंड मास है वो इनफर्टाइल है। अगर इनफर्टाइल लैंड मास है, रेनफॉल जो है स्कैंटी में होती है, तो जो क्रॉप्स है या फिर जो रिसोर्सेज है वो भी कम होगी। अब रिसोर्सेज कम है, क्रॉप्स कम होती हैं, पर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का अमंग द पीपल्स या फिर लोगों के अंदर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे रिसोर्सेज का, उसमें क्या आएगी? इनइक्वालिटी आएगी। जब इनइक्वालिटी आएगी तो लोग लड़ना शुरू कर देंगे, रेड्स करना शुरू कर देंगे, और किसी बाउंड्री को कैप्चर करना शुरू कर देंगे फॉर गेनिंग द रिसोर्सेज। तो ये कौन सा फैक्टर आ गया? ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो आपने समझा, सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड की या फिर इन दोनों चीजों की शुरुआत होती है ज्योग्राफी से। तब ये देखिए कि जो नोमैडिक एम्पायर था वो फैला कहाँ तक हुआ था, उसकी टोपोग्राफी क्या थी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ज्योग्राफी ऑफ सेंट्रल एशिया। तो ध्यान से समझिए, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में दो रिवर बहती है नोमैडिक एम्पायर के अराउंड, जिनका नाम है ओनन एंड सेलंगा। अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो वहां पर है अल्ताई माउंटेन्स, जो फिजिकल बैरियर का काम करते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर हिमालयास। और साउथ में नोमैडिक एम्पायर की है गोबी डेजर्ट, जो आज भी। उसके बाद यहाँ पर जो दो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है नोमैडिक लोगों के द्वारा, जो है पेस्टोरलिज्म और हंटिंग गैदरिंग। तो यहाँ समझिए, हंटर और गैदरर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहते हैं। किसके नॉर्थ में? पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के। पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी रहती है साइबेरियन रीजन में। यहाँ देखिए, पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी रहती है साइबेरियन फॉरेस्ट में, और हंटर और गैदरर जो हैं वो इन पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज के नॉर्थ डायरेक्शन में रहते हैं। उसके बाद अब पेस्टोरलिस्ट जो हैं वो तो किसी तरह से हर्डिंग वगैरह करके अपना खाना पीना या फिर अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन कर लेंगे, पर जो हंटर गैदरर हैं वो अपनी लाइवलीहुड को कैसे सस्टेन कर पा रहे हैं? तो ध्यान से समझिए, हंटर और गैदरर्स के पास है एनिमल्स, उन एनिमल से उनको मिलता है फर या फिर अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। पर वो और जो और प्रोडक्ट है जैसे मीट मिल्क वगैरह, वो तो पेस्टोरलिस्ट को भी मिलता है, पर हंटर गैदरर्स को मिलता है फर। कहाँ से? उनके एनिमल से। और उसी फर को वो क्या करते हैं? सेल करते हैं। यहाँ से देखिए, मेकिंग अ लिविंग फ्रॉम ट्रेड इन फर्स of animals trapped in summer months. उसके बाद neither the pastoral nor the hunting gathering economies could sustain dense population settlement and as a result the region possessed no city. अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पेस्टोरलिज्म हो रहा है, फार्मिंग हो रही है, हंटिंग गैदरिंग हो रही है, तो पॉपुलेशन तो डेंस होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉपुलेशन डेंस कब होगी? तब जब होगी जब ज्योग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं वो सपोर्ट करे फॉर किसको? पॉपुलेशन को। अगर रीजन फर्टाइल होगा, अगर रेनफॉल होगी, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज होगा, तभी तो पॉपुलेशन डेंस होगी। पर मैंने बताया कि जो ज्योग्राफिकल टेरेन है वो फेवरेबल नहीं है वहां के लोगों के लिए, तो कैसे डेंस पॉपुलेशन होगी? अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो विलेज ही नहीं बन रहे, तो सिटी तो दूर की बात है। तो जो नोमैडिक लोग हैं, अब सिटीज ही नहीं है तो रह कहाँ रहे हैं? तो टेम्पररी सेटलमेंट्स में रह रहे हैं, तभी तो हम उनको नोमैडिक बोलते हैं। अगर सिटीज ही बन जाती तो नोमैडिक एम्पायर क्यों नाम पड़ता? फिर तो वो परमानेंट सेटल्ड हो गए ना। और अगर परमानेंट सेटल्ड ही हो गए तो नोमैडिक जो वर्ड है वो हट जाता, तो वो एम्पायर रह जाता। आपको आ रही है चीजें समझ में? उसके बाद जो टेम्पररी सेटलमेंट के नाम पर वो टेंट्स में रह रहे हैं, जर्स में रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ethnic and language ties united the Mongol people, but the scarce resources meant that their society was divided into patrilineal lineage. ध्यान से समझिए, नोमैडिक एम्पायर के अंदर लोगों के बीच में यूनिटी है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज और एथनिसिटी, बट यूनिटी नहीं है जब बात आती है रिसोर्सेज की, क्योंकि रिसोर्सेज है कम और लोग हैं ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई तो होगी, और जब लड़ाई होगी तो अलग ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड बन जाएगा, अलग ही पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। कहाँ? नोमैडिक एम्पायर के अंदर। न सिर्फ इतना ही, एक तो रिसोर्सेज कम है, ऊपर से पीरियोडिक नेचुरल कैलामिटीज देखने को मिलती है। जिस रीजन में नोमैडिक एम्पायर की शुरुआत हुई थी या फिर जहां वो बसा था, वो बड़ा ही हार्श क्लाइमेट या फिर बड़ा ही गर्म एरिया है। एग्रीकल्चर वॉज पॉसिबल इन पेस्टोरल रीजन ड्यूरिंग शॉर्ट पार्ट्स ऑफ द ईयर, क्योंकि वो जो रीजन है वो ह्यूमिड है, हार्श है, लॉन्ग विंटर्स होते हैं वहां पर, ड्राई समर्स होते हैं। उसके बाद ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज। अब ध्यान से समझिए ये क्या बताना चाह रहा है। ये जो टॉपिक है, ये पूरा पैराग्राफ बस एक ही बात बता रहा है कि अगर रिसोर्सेज कम होंगे तो लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। अगर लड़ाई होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? जो माइग्रेशन होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि सबको रिसोर्सेज चाहिए। जो पावरफुल होगा वो दूसरे को माइग्रेशन करवाने में या फिर दूसरे को माइग्रेट करवाने में सक्सेसफुल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ से देखिए,
Groups of families would occasionally ally for offensive and defensive purpose around richer and more powerful lineage. अब जो छोटे कबीले होते हैं वो अलाय बनना चाह रहे हैं उन फैमिलीज के जो रिचर हैं इन टर्म्स ऑफ पेस्टोरलिज्म, या फिर जिनके पास अच्छा खासा ग्रेजिंग लैंड है या फिर रिसोर्सेज है, वो उनके साथ अलायंस बनाना चाह रहे हैं, वो ताकि वो किसी दूसरी कम्युनिटी को हरा कर उनकी टेरिटरी पर कब्जा कर ले। ऐसा ही हमें यहाँ देखने को मिलता है। The size of Genghis Khan's confederation of Mongol and Turkish tribe was perhaps matched in size only by that which had been stitched together in the 5th century by Attila. अब ये पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। चंगेज खान ने 13th सेंचुरी में चंगेज खान आ गया था, तो चंगेज खान ने कुछ ऐसा ही किया। चंगेज खान ने अलायंस बनाया टर्किश ट्राइब्स के साथ मिलकर, और वो जो अलायंस है वो 5th सेंचुरी में जो अटीला नाम का हूण आया था ना, अब ये अटीला की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको अटीला के बारे में जानना हो ना, तो आप एक डॉक्यूमेंट्री देखना जिसका नाम है अटीला द हून। उसमें हून कौन है? हून भी एक नोमैडिक ट्राइब है, और यही हूनों ने क्या करा था, जब इंडिया के अंदर गुप्ता एज चल रही थी, जिसे हम गोल्डन एज भी बोलते हैं, उसे बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। गुप्ता एज के अंदर जो लास्ट 2 रूलर्स थे वो थे स्कंदगुप्त और एक कुमारगुप्त। इन दोनों के टाइम पे हूणों ने भारत में भी आक्रमण किया था, और इन्हीं हूणों ने, जो कि सिल्क रूट की शुरुआत जो रोम से हो रही थी, रोम से लेकर चाइना तक जो चलता था, उसको बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। उनको डिस्ट्रॉय करने वाली जो ट्राइब है उसका नाम है हूण, और उस हूण का जो चीफ्टन था ना, जो उस हूण ट्राइब को चला रहा था, उसका नाम है अटीला। अटीला इसे द ग्रेट भी बोलते हैं। तो जो चंगेज खान ने अलायंस बनाया था टर्किश ट्राइब के साथ मिलकर, वो अटीला के अलायंस से भी बड़ा था। Unlike Attila, however, Genghis Khan's political system was far more durable. It was stable enough to counter large armies with superior equipment in China, Iran, and Eastern Europe. Okay. उसके बाद the scant resources of the steppe lands drew Mongols and other Central Asian nomads. अब एक बात बताइए, अगर रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है तो लड़ाई भी कब तक करेंगे? लड़ाई करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वेपन्स या फिर फूड, वो भी तो चाहिए, वरना लड़ाई भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। तो अब नोमैडिक एम्पायर और नोमैडिक एम्पायर का जो मतलब एनिमी था जिसका नाम चाइना है, अब इन दोनों को एक चीज समझ में आ गई थी कि रिसोर्सेज के लिए लड़ने में कोई फायदा नहीं है, पर लड़ाई तो चलती रहेगी। पर उन्होंने एक चीज और जो नई कर दी, वो कर दी कि अब वो दोनों कमर्शियल ट्रेड में लग गए। मतलब चाइना एक्सपोर्ट करेगा क्या चीजें? एग्रीकल्चरल गुड्स और आयरन। किसे? आयरन यूटेंसिल्स। किसे? चंगेज खान को, या फिर नोमैडिक एम्पायर के अंदर। वही नोमैडिक एम्पायर से चाइना के अंदर आएगा फर या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स। पर उसके बाद भी क्या होता था? When the Mongol lineages allied, they could force their Chinese neighbors to offer better terms, and trade ties were sometimes discarded in favor of outright plunder. पर इतने बेहतरीन दोनों के बीच में कमर्शियल फंक्शंस या फिर कमर्शियल ट्रेड होने के बाद भी दोनों झगड़ते रहते थे। कौन? नोमैडिक एम्पायर और चाइना। और ये इतना बढ़ गया कि 8th सेंचुरी में चाइना को द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे हम आज बोलते हैं, जो कि 7 वंडर्स के अंदर एक वंडर है, यहाँ से देखिए, ये है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आप सबको पता होगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने के पीछे का रीजन क्या था? तो इसका रीजन था चंगेज खान या फिर मंगोल ट्राइब्स की बारबेरिज्म। क्या मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं आपको इतनी सी बात बताना चाह रही हूँ कि नोमैडिक एम्पायर से लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी चाइना के अंदर। चाइना के प्लंडर किया जा रहा था, लूटा जा रहा था, क्रुअल्टी से लोगों को मारा जा रहा था, और भी कई सारी चीजें की जा रही थी। तो इससे निपटने के लिए चाइना ने कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। इससे बचने के लिए मंगोल या फिर नोमैडिक ट्राइब से। तो ये था किसका रीजन? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कंस्ट्रक्शन का। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? तो इसका आंसर है नोमैडिक एम्पायर या फिर मंगोल ट्राइब्स या फिर चंगेज खान। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है द करियर ऑफ चंगेज खान। तो अब चंगेज खान का जन्म होता है 1162 में ओनन नदी के किनारे प्रेजेंट डे मंगोलिया में, जो चाइना के ऊपर है। चंगेज खान का बचपन का नाम चंगेज खान नहीं था। बचपन में चंगेज खान का नाम था तैमुजिन, और चंगेज खान नाम पड़ा उसका इन द फॉर्म ऑफ टाइटल। ठीक है, स्टार्टिंग में उसका नाम था तैमुजिन, जो कि लड़का था यसुगई का। मतलब उसके पापा का नाम था यसुगई, जो कि चीफ्टन था कियात कबीले का, और उनके क्लैन का नाम है बोर्जिगिद। शुरू से समझिए, चंगेज खान के बचपन का नाम था तैमुजिन, उनके फादर का नाम था यसुगई, जो कि चीफ्टन थे कियात ट्राइब के, और उनके क्लैन का नाम है बोर्जिगिद। कबीला कहते हैं ट्राइब को, और क्लैन को कहते हैं कुल। तो कबीला तो था उनका कियात और कुल था बोर्जिगिद। उनकी माता का नाम था ओलेनेक। ठीक है, और उनकी जो बीवी थी उसका नाम था बोरते। दरअसल जब चंगेज खान 9 साल का था तो उसकी शादी कर दी गई थी एक लड़की के साथ जिसका नाम है बोरते, और उसी बोरते को किडनैप कर लिया था किसी दूसरे ट्राइब ने,
और अपनी बीवी को छुड़वाने के लिए चंगेज खान अलायंस बनाता है, क्योंकि चंगेज खान अब अकेला है, क्योंकि उसके जो फादर है उसकी डेथ हो गई है या फिर उसे मारा गया है किसी अनदर ट्राइब के द्वारा, क्या करके, पॉइजन देके। तो अब चंगेज खान को, जब उसके फादर की डेथ हो गई, तो चंगेज खान को उस कबीले से भी निकाल दिया गया, कियात कबीले से भी। अब उसके फादर की भी डेथ हो गई और उसे कबीले वालों ने भी छोड़ दिया। मतलब चंगेज खान अब अकेला पड़ गया, और यही था क्या, ट्रांजिशन चंगेज खान की लाइफ के अंदर। एक तो फादर की डेथ हो गई, दूसरा चंगेज खान को कबीले से निकाल दिया, तीसरा उसकी बीवी बोरते को किडनैप कर लिया। और अपनी बीवी बोरते को छुड़वाने के लिए चंगेज खान अलायंस बनाता है बोगोरचू, जो कि उसका एक ट्रस्टेड फ्रेंड था जम्मू का, जो कि उसका ब्लड ब्रदर, जिसे अंडा भी बोलते हैं। और तीसरा तुगरिल खान या फिर ओम खान, जो कि उसके फादर का ओल्ड ब्लड ब्रदर था। तो तीन बंदों के साथ चंगेज खान अलायंस बनाता है, पहला बोगोरचू, फिर जम्मू का, और ओम खान। उसके बाद अपनी बीवी को छुड़वा लेता है इन तीनों के अलायंस की मदद से। पर 1180s और 1190s में तैमूजिन क्या करता है, ओम खान या फिर तुगरिल खान के साथ तो अपना अलायंस बनाए रखता है, पर जम्मूका को डिफीट कर देता है, किसके साथ मिलकर, ओम खान के साथ मिलकर। जैसे ही वो जम्मूका को डिफीट करता है, उसके साथ साथ वो करियच को भी डिफीट कर देता है या फिर ततार्स को भी डिफीट कर देता है। और जैसे ही वो जम्मूका को हराता है, तो अब उसके हौसले बुलंद हो गए, और उसके मन में एक चीज आने लगी कि क्यों ना मैं खुद ही अब कॉन्करिंग पे चला जाऊं। जैसे मेरे ट्राइब वालों ने मुझे धोखा दिया, तो क्यों ना मैं खुद का अलग ट्राइब बनाऊं, क्यों ना मैं खुद ही रूलर बन जाऊं। तो जैसे ही उसने जमुका को हराया, तो क्वरलताई बोलते हैं असेंबली को, जिसके अंदर कई सारे सिमिलर एथनिसिटी या फिर सिमिलर कल्चर के लोग रहते हैं। उन्होंने चंगेज खान या फिर तैमूजिन को एक नया टाइटल दे दिया, जिसका नाम है चंगेज खान। अब चंगेज खान को इस टाइटल से पहले क्या बुलाया जाता था, तैमूजिन। पर जैसे ही उसने जम्मूका को हराया, तो अब लोग उसे बुलाने लगे चंगेज खान, ओशनिक खान या फिर यूनिवर्सल रूलर। उसके बाद अब चंगेज खान ने जम्मूका को हराने के बाद 1206 में एक चीज तो कर ली थी। जम्मूका को हराने से पहले, मतलब चंगेज खान का टाइटल अभी उसे मिला नहीं है, उससे पहले ही चंगेज खान ने अपनी मिलिट्री को एकदम डिसिप्लिन तरीके से बिल्ड कर लिया था। और उसने एक चीज तो बिल्कुल क्लियरली सोच ली थी कि अब मुझे चाइना को हराना है और उसकी टेरिटरी को अपने अंडर में लेना है। और उस समय 1206 के आसपास चाइना 3 रेल्म्स में डिवाइडेड था। सीसिया पीपल ऑफ तिब्बतन ओरिजिन, जर्कन whose Qin dynasty ruled North China from Peking, और सुंग डायनेस्टी। उसके बाद 1209 में सीसिया वर डिफीटेड एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ब्रिज्ड। 8th सेंचुरी में जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी थी, अब चंगेज खान ने 13th सेंचुरी आते आते जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे सीसिया लोग रह रहे हैं उनको हरा दिया, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी ब्रीच कर दिया। उसके बाद 1218 में काराखिता को भी चंगेज खान ने हरा दिया, जो 3 शाह माउंटेन पे बैठा था या फिर रूल कर रहा था। ओके, अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, एक्सपेंशन बड़ा मतलब प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहा था चंगेज खान का। पर हुआ क्या कि ख्वारिज्म एक जगह है प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान के पास, वो बड़ा ही फर्टाइल रीजन है। तो चंगेज खान ने एक ऑफर करा ख्वारिज्म के रूलर को, जिसका नाम है मोहम्मद, जिसकी स्टोरी हमने पीछे देखी थी अलेक्जेंडर वाले टॉपिक में। तो मोहम्मद के पास चंगेज खान एक ऑफर भेजता है कि क्यों ना हम ट्रेडिंग रिलेशंस को बिल्ड करें, और इसी ऑफर को वो 2 डिप्लोमेट्स के थ्रू भेजता है ख्वारिज्म के अंदर मोहम्मद के पास। तो जैसे ही वो 2 एनवॉय या फिर 2 डिप्लोमेट्स ख्वारिज्म पहुंचे, तो ख्वारिज्म के रूलर मोहम्मद ने क्या करा, उनको ब्रूटली पहले तो ह्यूमिलिएट करा और उसके बाद उन्हें मार डाला। और जैसे ही चंगेज खान को ये बात पता चली कि मेरे इन्वॉय को मारा और यहाँ तक कि मेरे ऑफर को भी ठुकरा दिया, तो चंगेज खान ने ठान लिया कि अब तो ख्वारिज्म के रूलर, पहले तो ख्वारिज्म को अपने अंडर लूंगा और फिर मोहम्मद को जान से मार दूंगा। मोहम्मद को यह बात पता चल गई। चंगेज खान अब उसे ढूंढता ढूंढता उसके मतलब रीजन के पास पहुंचता जा रहा है, और उसी बीच उसने ओतरार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मेरव, निशापुर, हेरात जैसी रीजन्स को भी अपने अंडर ले लिया विद द हेल्प ऑफ मंगोल फोर्सेस। किसे ढूंढते हुए, मोहम्मद को ढूंढते हुए। उसके बाद अब ये एक बताता है कि निशापुर के अंदर उसका एक प्रिंस था। किसका प्रिंस, चंगेज खान की फैमिली के अंदर को कोई बंदा था, वो निशापुर में गया हुआ था और वहां उसे मार दिया गया निशापुर के लोगों के द्वारा। और जैसे ही चंगेज खान को ये बात पता चली, तो चंगेज खान ने क्या किया, उस पूरे गांव को तबाह कर दिया और अपनी मंगोल फोर्सेस को ये तक कह दिया कि इतनी बुरी तरह से यहाँ के लोगों को मारो
कि मैं इस पूरी जमीन पे प्लोइंग कर सकूं, मतलब क्रॉप उगा सकूं या फिर कुछ खेती वगैरह कर सकूं। न सिर्फ इंसानों को बल्कि वहां के कुत्ते और बिल्लियों को भी जान से मार डाला किसने, चंगेज खान ने। उसके बाद मंगोल जो सुल्तान मोहम्मद है, जिसे ढूंढता ढूंढता चंगेज खान निशापुर तक पहुंच गया, वो मोहम्मद अब अजरबैजान की पहाड़ियों में जाकर छुप गया। अब मोहम्मद का बेटा था जलालुद्दीन। अब जो मंगोल फोर्सेस थी उनको मोहम्मद तो मिला नहीं, तो वो जलालुद्दीन की तलाश में इंडस नदी के किनारे तक पहुंचे, जो कि बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। और ऐसे चलते चलते चंगेज खान 1227 में आकर उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज तक हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि चंगेज खान का क्रिमेशन कहाँ हुआ, क्योंकि चंगेज खान ने अपनी डेथ से पहले अपनी फोर्सेस को एक बात कही थी कि जब मेरी डेथ हो जाए तो तुम किसी को भी ये बात मत बताना कि मुझे क्रिमेट कहाँ किया गया है। और यही कुछ हुआ। चंगेज खान मर गया, पर किसी को ये तक नहीं पता चल पाया कि चंगेज खान को दबाया कहाँ गया या फिर उसे जलाया गया या दबाया गया। यहाँ तक कि जब चंगेज खान को लेके जा रहे थे, जब वो मर चुका उसकी डेड बॉडी को लेके जा रहे थे, तो कई लोगों ने उसे देखा होगा ले जाते हुए। तो चंगेज खान की जो फोर्सेस थी उन्होंने क्या किया, उन सब लोगों को मरवा दिया जिन्होंने चंगेज खान को देखा, ताकि कोई एविडेंस ही ना बचे। तो चंगेज खान की डेथ हो गई तो क्या इसका मतलब नोमैडिक एम्पायर भी वहीं से खत्म हो गया? नहीं, नोमैडिक एम्पायर जो है वो कई सालों तक चला चंगेज खान की डेथ के बाद भी, क्योंकि चंगेज खान ने अपनी इतनी तगड़ी वाली मिलिट्री को स्टैब्लिश कर दिया था। उसे पता था कि मेरे डेथ के बाद नोमैडिक एम्पायर, जो कितना बड़ा एम्पायर है, सेंट्रल पूरे एशिया में फैला हुआ है, उसे चलाने के लिए बेहतरीन मिलिट्री फोर्स होनी चाहिए। तो उसने कई सारे घुड़सवार तैयार कर दिए थे। यहाँ से देखिए, द हॉर्स राइडिंग स्किल्स ऑफ द मंगोल्स एंड द टर्क्स प्रोवाइडेड स्पीड एंड मोबिलिटी टू द आर्मी, जिसकी मदद से उन्होंने चंगेज खान के एम्पायर को और आगे तक फैलाया और वो चाइनीज रीजन तक पहुंच गए। उसके बाद देयर एबिलिटीज एज, अब वो रैपिड शूटिंग करना जानते हैं, अच्छे धनुषधारी बन गए हैं। उसके बाद रेगुलर हंटिंग एक्सपीडिशन पे जा रहे हैं वो, क्योंकि अब उन्हें कैवलरी में बिल्कुल महारत हासिल कर ली है ना, चंगेज खान की डेथ के बाद भी। उसके बाद अब उन्होंने कई सारी मिलिट्री टैक्टिक्स भी सीख ली है। इन्होंने नोमैडिक एम्पायर के अंदर जो मिलिट्री फोर्सेस है, ठीक है, उन्होंने दे कैरिड आउट कैंपेन्स इन द डेप्थ ऑफ विंटर, ट्रीटिंग फ्रोजन रिवर्स एज हाईवे टू एनिमी सिटीज एंड कैंप्स। अब यहाँ से देखिए, चंगेज खान वो लड़का जिसने सोलली शुरुआत करी एक ट्राइब की, उसकी डेथ के बाद भी वो जो उसका एम्पायर है कितनी बेहतरीन तरीके से चल रहा है। उसके जो लोग हैं मिलिट्री के अंदर, न सिर्फ वो अब अच्छे कैवलरी मैन बन गए हैं, बल्कि अब उन्हें ये चीज भी समझने आने लगी है कि किस तरह ज्योग्राफिकल सीजन्स को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाए। यहाँ से देखिए, जब विंटर्स का टाइम आता है तो जो नदी है, नदी का पानी अब लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो वो उसको ट्रीट कर रहे हैं वहां से जाने के लिए, कहाँ, एनिमी की टेरिटरी में। ध्यान से समझिए। उसके बाद चंगेज खान ने अपनी डेथ से पहले क्या क्या सीख लिया था, लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ सीज इंजन्स, और उन्हीं सीज इंजन्स को चंगेज खान की डेथ के बाद भी मिलिट्री फोर्स ने इस्तेमाल करा, मंगोलियंस ने। अब सीज इंजन्स क्या होते हैं? आपने वो मशीनें देखी हैं जिनके आगे बड़ा सा गोला लगा रहता है, जिसमें पत्थर वगैरह डाले जाते हैं, और अगर यहाँ से मैंने रस्सी को काट दिया तो ये जो गोला है ये उस पार जाके एनिमी की टेरिटरी में पड़ेगा। और इन्हीं मशीन्स को या फिर इन्हीं मशीनरी, इसी सिस्टम को कहा जाता था सीज इंजन। के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है द मंगोल्स आफ्टर चंगेज खान। जब 1227 में चंगेज खान की डेथ हो गई तो उसके बाद हमने मिलिट्री तो देख ली कि किस तरह वो आगे बढ़ती जा रही है प्रोग्रेसिव, पर उसके अलावा चीजें आगे कैसे बढ़ी अब वो हम देख। अब चंगेज खान की डेथ के बाद मंगोल एम्पायर को दो फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। पहला फेज चला था 1236 से लेके 1242 तक, जिसमें मंगोल एम्पायर के अंदर रशियन स्टेपीज को, बुल्गार जिसे आज बुल्गारिया कहा जाता है, कीव जो कि यूक्रेन की कैपिटल है प्रेजेंट डे, पोलैंड और हंगरी वाले रीजन को फर्स्ट फेज में नोमैडिक एम्पायर के अंदर ले लिया था। और सेकंड फेज जो कि 1255 से लेके 1300 तक चला, उसमें पूरे चाइना को, ईरान को, इराक को और सीरिया वाले रीजन को नोमैडिक एम्पायर के अंदर ले लिया था। उसके बाद 1203 तक नोमैडिक एम्पायर या फिर मंगोलियन का जो रूल है चंगेज खान की डेथ से पहले बड़ा मजे से चल रहा था, पर 1260 में वेस्टर्न रीजन पे जो मंगोलियंस की कमांड थी वो बिल्कुल अब ढीली पड़ गई। उसके बाद न अब ढीली तो पड़ गई, पर उसके बाद भी वेस्टर्न रीजन में कई सारे क्षेत्र थे, जैसे इजिप्ट, वेस्टर्न यूरोप, जहां पर अभी भी मंगोल फोर्सेस बैठी थी, पर मेजरली जो वेस्टर्न वाला रीजन है मंगोल एम्पायर के वेस्ट में, अब उस पर जो मंगोलियंस की जो पकड़ है या फिर कमांड है वो ढीली पड़ती जा रही है। उसके बाद अब ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जोची और अगदाई के जो अब डिसेंडेंट है या फिर जो उनके पुत्र हैं, उनके बीच में इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, इसलिए चंगेज खान के एम्पायर के ऊपर रूल करने के लिए।
जोची और अगदई इन दोनों के डिसेंडेंट्स के बीच में। अब दूसरा जो ये है कि जो चंगेज खान की जो पूरी फैमिली है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड है। एक ब्रांच के अंदर तो जोची उगदई और भी कई सारे लोग आते हैं और दूसरे ब्रांच को तोलुइद ब्रांच कहा जाता है। अब जो तोलुइद ब्रांच है वो जोची और उगदई को कमजोर कर रही है। न सिर्फ कमजोर कर रही है, एक तरफ जोची और उगदई चाइना को कमजोर करना चाह रहे हैं और यूरोप की तरफ एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, वही तोलुइद चाइनीज के प्रति अपनी रुचि बढ़ा रहे हैं, जिसके वजह से जोची उगदई एक तरफ और तोलुइद ब्रांच एक तरफ, इन दोनों के बीच में ही इंटरनल स्ट्रेन और इंटरनल टसल शुरू हो गया, जिसके कारण अब उनका ध्यान यूरोपियन एक्सपेंशन से हटकर इंटरनल पॉलिटिक्स में ही चला गया। मतलब अब उन्हें एक्सपेंशन नहीं करना, उन्हें अपनी सीट को रिजर्व करना है। किस लिए? रूल करने के लिए। अब उनका ध्यान भटक गया है एक्सपेंशन की तरफ से हटकर। अब वो चाह रहे हैं कि जोजी अगदई चाह रहे हैं कि मैं रूल करूं, वही दूसरी तरफ तोलुइद ये चाह रही है कि मैं रूल करूं, और इसी चक्कर में दोनों के बीच अब लड़ाई चल रही है। तो इस टॉपिक में ये था। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब जो मंगोलियन एम्पायर के अंदर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें कौन भर्ती किया जाता था, मतलब सेना के रूप में किन लोगों को भर्ती किया जाता था? तो वो थे एडल्ट मेल्स या फिर एबल बॉडीड, मतलब जो जवान हैं या फिर एडल्ट्स हैं, उनको सेना के रूप में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चंगेज खान की आर्मी के अंदर भर्ती किया जाता था, जो कि अलग अलग एथनिसिटी से बिलोंग करते थे, अलग अलग डाइवर्सिटी से आते थे, अलग अलग मंगोल ट्राइब से आते थे। ठीक है, तो उसके बाद भी चंगेज खान आर्मी कॉम्प्लिकेटिंग द कंपोजिशन ऑफ दिस रिलेटिवली स्मॉल अनडिफरेंशिएटेड बॉडी इनटू एन इंक्रेडिबली हेटेरोजेनियस मास ऑफ पीपल। अब ये यहाँ क्या बताना चाह रहा है, चंगेज खान की जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी उसके अंदर अलग अलग एथनिसिटी के लोग आते थे, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग आते थे, और जब अलग अलग तरह के लोग एक ही आर्मी के अंदर रहेंगे तो वो बॉडी होमोजीनियस होगी या हेट्रोजीनियस? जाहिर सी बात है वो हेट्रोजीनियस होगी। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग। तो अलग अलग एथनिसिटी के लोग अगर आर्मी के रूप में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे तो वो हेट्रोजीनियस बॉडी हो जाएगी। न सिर्फ हेट्रोजीनियस बॉडी मतलब न सिर्फ अलग अलग कबीले के लोग मंगोल एम्पायर की सेना के अंदर भर्ती हुए, बल्कि टर्किक, उइगर्स और कैरियच, जिनको चंगेज खान ने हराया भी था, वो भी अब मिलिट्री के अंदर आना चाह रहे हैं चंगेज खान के बाद। चंगेज खान वर्क टू सिस्टमैटिकली इरेज द ओल्ड ट्राइबल आइडेंटिटीज। अब चंगेज खान की जो मिलिट्री एसोसिएशन थी उसके अंदर एक ओल्ड सिस्टम था जिसको फॉलो किया जा रहा था। अब उसमें होता क्या था कि उसमें एक डेसिमल सिस्टम को माना जाता था या फिर फॉलो किया जाता था। उस डेसिमल सिस्टम के अकॉर्डिंग डेसिमल यूनिट्स में आर्मी को यूनिट्स में डिवाइड किया जाएगा। किन यूनिट्स में? या तो 10 की एक टुकड़ी हो, या 100 बंदों की, 100 सोल्जर्स की एक टुकड़ी हो, या 1000 की। न सिर्फ इतना ही, और सबसे बड़ी जो टुकड़ी होती थी चंगेज खान की आर्मी के अंदर उसमें 10,000 सोल्जर्स होते थे। उसके बाद अब हुआ ये कि अब ये तो चल रहा है, पर चंगेज खान से पहले चंगेज खान जिस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को या फिर जिन रूल्स को फॉलो करता था उनके हिसाब से मिलिट्री के अंदर जो कबीला, ट्राइब, जो क्लैन या फिर जो चीफ्टन, जो ये तीनों होंगे वो इकट्ठे रहेंगे एक ही एसोसिएशन के अंदर। पर चंगेज खान ने क्या किया, चंगेज खान ने इस डेसिमल सिस्टम को तो अब भी माना, पर ये जो तीन अथॉरिटी थी, ट्राइबल, चीफ या फिर चीफ्टन, इन तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया और डेसिमल जो सिस्टम था उसको सेम रहने दिया। उसके बाद अब इतनी बड़ी मिलिट्री को चलाने के लिए कोई रूलर भी तो होना चाहिए। तो चंगेज खान के 4 रूलर्स थे जो आगे जाकर चंगेज खान के एम्पायर को सक्सीड करेंगे। सबसे पहला जो लड़का था चंगेज खान का उसका नाम था जोची। उसके बाद जो दूसरा था वो था चगताई, तीसरा ओगदई और चौथा तोलोई। अब इन चारों के बीच में चंगेज खान को अपनी मिलिट्री को डिवाइड करना था। ठीक है, द न्यू मिलिट्री कंटिजेंट्स वर रिक्वायर्ड टू सर्व अंडर हिज 4 सन्स, और वो 4 सन्स थे जोची, चगताई, ओगदई और तोई। और इन चारों के अंडर जो आर्मी यूनिट्स आ रही थी उनको कलेक्टिवली बोला गया नोयान। चंगेज खान पब्लिकली ऑनर्ड अब न सिर्फ आर्मी यूनिट्स पर चंगेज खान के कई वफादार दोस्त भी थे जो उसके प्रति लॉयल थे। वो हमेशा उसके प्रति लॉयल रहे, चाहे चंगेज खान किसी मुसीबत से गुजर रहा हो या फिर उसके अच्छे दिन चल रहे हो। कई उसके दोस्त ऐसे थे जिन्होंने उसका हमेशा साथ दिया, और अब चंगेज खान उनको एक उपाधि से नवाज रहा है, वो है ब्लड ब्रदर्स या फिर आंडा। न सिर्फ इतने ही, चंगेज खान ने एक और उपाधि से नवाजा कुछ लोगों को, वो है नौकर। ये नौकर आज वाला नौकर नहीं कि जो किसी की सेवा करे,
बल्कि जो चंगेज खान के प्रति लॉयल रहता था या फिर जिसकी क्लोज रिलेशनशिप थी चंगेज खान के साथ, उसको नौकर की उपाधि दी जाती थी। उसके बाद अब चंगेज खान के जो 4 लड़के थे उन्हें अलग अलग टेरिटरीज दी गई चंगेज खान के द्वारा कि भाई मेरी मृत्यु के बाद तुम इनको रूल करना, पर कलेक्टिवली, पर उसके बाद भी अलग अलग टेरिटरी तो देनी पड़ेगी। तो जो सबसे बड़ा बेटा था चंगेज खान का जोजी, उसे दिया गया रशियन स्टेपी। उसके बाद जो चगताई था उसे दिया गया ट्रांस ओशियाना वाला रीजन प्लस में पामीर माउंटेन्स वाला रीजन। तीसरा जो लड़का था ओगदई, उसे कहा गया कि चंगेज खान की मृत्यु के बाद जिसे ग्रेट खान की उपाधि मिलेगी वो है ओगदई। और जो सबसे छोटा लड़का था चंगेज खान का तोलोई, उसने एंसेस्ट्रल लैंड को संभाला चंगेज खान की। उसके बाद इन्हीं अब जो 4 जो लड़के थे चंगेज खान के, अब वो बैठ के बातें कहाँ किया करते थे, कैसी बातें कि भाई हमने जो प्लंडरिंग करी है या फिर जो लूट के पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, अब जो ये सिस्टम ट्रेडिंग सिस्टम है उसको कैसे चलाना है, अगर कोई रेड करनी है किसी टेरिटोरियल लैंडमास पे या फिर कोई कैंपेनिंग करनी है तो उसे कहाँ करनी है, कैसे करनी है। तो ये जो चारों लड़के थे ये डिस्कशन करते थे एक असेंबली के अंदर जिसे क्वारलताई बोला जाता है। उसके बाद चंगेज खान ने न सिर्फ अपनी मिलिट्री को बढ़ाया, न सिर्फ कैवेलरी मैन तैयार करे, न सिर्फ अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन को किया, बल्कि चंगेज खान ने एक रैपिड कुरियर सिस्टम को भी डेवलप कर दिया मंगोलियन एम्पायर के अंदर, जो कि ये चीज अश्योर करता रहेगा कि जो हमने इतना बड़ा एक्सपेंशन कर दिया है, अगर मैं मान लो वो जो रूलर है या फिर चंगेज खान है वो यहाँ बैठा है, तो वो यहाँ के बंदों पे कैसे नजर रखेगा, कहीं इसको एनिमी ले तो नहीं गया। तो ये सारी चीज वो अश्योर करेगा विद द हेल्प ऑफ रैपिड कुरियर सिस्टम। और इसी कुरियर सिस्टम को चंगेज खान की डेथ के बाद उनके जो 4 बेटे थे उन्होंने भी आगे बढ़ाया। अब ये जो रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें होता क्या था कि यहाँ मान लो फोर्स का एक पूरी कम्युनिटी है, ये एक डिस्पैच हो गया, उसके बाद एक डिस्पैच यहाँ, तो ऐसे करके कई सारे डिस्पैच होते थे। यहाँ से कोई संदेश अगर मुझे भेजना है, अगर मैं रूलर हूँ तो मैं यहाँ भेजूंगी, उसके बाद यहाँ से ये हॉर्सेस लेके जाएंगे इस वाले पॉइंट पे, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा और कम्युनिकेशन को अश्योर करवाएगा। पर इतने बड़े कुरियर सिस्टम को चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, अगर इनको कोई चला रहा है इन हॉर्सेस को तो उन्हें वेजेस भी तो देनी होगी। तो उसी चीज को अश्योर करवाने के लिए लोगों पे या फिर पेस्टोरलिस्ट पे कुछ टैक्स लगाया जाता था जिसका नाम है क्यूबकुल टैक्स, और ये विलिंगली लोग देते भी थे क्योंकि लोगों को इस चीज का फायदा मिलता था ना। उसके बाद द कुरियर सिस्टम वाज फर्दर रिफाइंड आफ्टर चंगेज खान डेथ। किसने किसने रिफाइन करा, उसके जो 4 लड़के थे उन्होंने। उसके बाद द कॉन्कर्ड पीपल हाउएवर हार्डली फेल्ट अ सेंस ऑफ एफिनिटी विद देयर न्यू नोमैडिक मास्टर। अब होता क्या था कि हम चंगेज खान जब था, अगर चंगेज खान ने किसी टेरिटरी को अपने अंडर ले लिया और वहां के लोग अगर उसकी बात नहीं मान रहे तो सीवियरली पनिश किया जाएगा। पर अब चंगेज खान की डेथ हो गई है और जो उसके 4 बेटे हैं अगर वो किसी लैंडमास को अपने अंदर ले रहे हैं और वहां के जो लोग हैं जो अब किसके अंडर आ गए, उन 4 लड़कों के अंडर या फिर उन 4 रूलर्स के अंडर, अब वो उनकी बातें नहीं मान रहे क्योंकि वो अब जो फियर है वो पहले वाला नहीं रहा, अब लोग विद्रोह कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ओल्ड क्लासेस अब ये बता रहा है कि जब 13th सेंचुरी में चंगेज खान ने या फिर उसके जो और 4 लड़के थे उनके साथ जो वो टेरिटोरियल कैंपेनिंग करता था या फिर वो क्रुएल्टी जो लोगों पर करता था, उसमें क्या क्या हुआ। सिटीज वर डिस्ट्रॉयड, एग्रीकल्चरल लैंड्स लेड वेस्ट, ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूस या फिर प्रोडक्शन डिसरप्टेड, ऑल क्लासेस ऑफ पीपल फ्रॉम एलाइट्स टू पीजेंट्री सफर्ड। चंगेज खान के दौर में फर्क नहीं पड़ता कि वो कम्युनिटी जो है वो रिच है या पुअर है, सब पर बराबर अत्याचार हुआ। न सिर्फ इतना ही बल्कि चंगेज खान के दौर में, क्योंकि वो जो रीजन है सेंट्रल एशिया वाला रीजन वो इतना फर्टाइल नहीं है, रेनफॉल भी वहां इतनी अमाउंट में नहीं होती, तो वहां पर कैनाल सिस्टम था। अब कैनाल सिस्टम है तो इसकी मेंटेनेंस भी तो करनी होगी, अगर मेंटेनेंस नहीं होगी तो ये ब्रेकअप हो जाएगा, फिर सिल्ट से कवर हो जाएगा, तो आगे जो है पानी कैसे बढ़ेगा, तो सीवियरली कोलैप्स कर जाएगा ये पूरा सिस्टम। ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ से देखिए, in the resulting instability, the underground canals called kantas in the arid Iranian plateau could no longer receive periodic maintenance and that's why they collapsed completely. उसके बाद commerce and travel along the Silk Route reached its peak under the Mongols, but unlike before, the trade routes did not terminate in China. अब हुआ क्या कि चंगेज खान के जो 4 सक्सेसर्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना कमर्शियल जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। चाइना के साथ उन्होंने नहीं बढ़ाया, चाइना के साथ जोशी और अगदई के बाद जो हुआ था तभी उन्होंने चाइना के साथ रोक दिया था, पर उसके बाद अब जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अगर ट्रेड नहीं होगा तो इतना बड़ा चंगेज खान ने इतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं किया था। चंगेज खान के जो 4 सक्सेसर्स आए थे उन्होंने कंप्लीटली मंगोलियन एम्पायर को आगे तक फैला दिया। अब ट्रेड तो होगा, अगर ट्रेड नहीं होगा तो इतना बड़ा एम्पायर चलेगा कैसे।
तो यहाँ पर डिप्लोमेसी खेली जा रही है चंगेज खान के सक्सेसर्स द्वारा। ये वो दौर चल रहा है जिसमें चंगेज खान का एम्पायर अपने जेनिथ पर है। अब जब लोग बाहर से आएंगे फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन या फिर ट्रैवलिंग के लिए, तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें एक पास लेना होगा। किससे? चंगेज खान या फिर नोमैडिक एम्पायर के लोगों से एक पास लेना होगा फॉर सेफ कंडक्ट। अगर वो ये पास लेते हैं मतलब बाहर के लोग, तो वो नोमैडिक एम्पायर के अंदर ट्रैवलिंग कर पाएंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे, और उस पास के बदले उन्हें एक टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम है बज। ओके, उसके बाद 1230s। अब ये बताया जा रहा है कि नोमैडिक एम्पायर चंगेज खान की डेथ के बाद भी किस तरह ब्रूटली या फिर सक्सेसफुली अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन आगे बढ़ा रहा है। 1230s का जो दौर था उसमें मंगोल्स ने क्या करा, चाइना के अंदर चीन डायनेस्टी को बुरी तरह से हरा दिया। न सिर्फ हरा दिया बल्कि उसको अपने अंडर में एनेक्स भी कर लिया और अपने अंदर मिला भी लिया। और इतना ही नहीं, अब चाइना की जो चीन डायनेस्टी थी, जिस जगह पर रूल कर रही थी, वहां पर पीजेंट्स रह रहे थे। और मंगोल्स ने कहा क्योंकि अब हमने चीन डायनेस्टी को हरा दिया है, तो एक काम करो, ये जो पूरी पीजेंट्री है या फिर जो ये पूरा फर्टाइल लैंड है, इसको कन्वर्ट कर दो पेस्टोरल लैंड में, बंजर भूमि बना दो इसको। उसके बाद अब यहाँ पे एक देखिए, एक चेंज देखने को मिल रहा है हमें। चंगेज खान के 4 सक्सेसर सब ब्रूटल, पर यहाँ पर एक नए चंगेज खान के ग्रैंडसन हुए जिसका नाम है कुबलई खान। उन्होंने 1270s में कहा, अब चीन डायनेस्टी जब हराई थी नोमैडिक एम्पायर के लोगों ने, तो उन्होंने क्या करा था, पीजेंट्री या फिर जो फर्टाइल लैंड था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पेस्टोरल लैंड में। पर कुबलई खान ने जब सुंग डायनेस्टी को हराया, जो कि चाइना की दूसरी डायनेस्टी थी, तो उसने ये चीज अश्योर करी कि यहाँ के जो पीजेंट्स हैं या फिर सिटीज हैं वो एकदम सेफ रहें और सिक्योर रहें। बट चेंज क्या हो, इनकी जो टेरिटरी है वो अब हमारे अंडर आ जाए। उसके बाद ऐसा ही 1290s में किया गजन खान ने। उसने सिक्योरिटी अश्योर करी, किसकी? पीजेंट्री की। कहाँ की पीजेंट्री? चाइना की पीजेंट्री। उसके बाद अब 13th सेंचुरी के मिड में या फिर 13th सेंचुरी के आते आते अब सेंस ऑफ कॉमन पैट्रिमोनी आने लगी। किसके अंदर? सेंस ऑफ कॉमन पैट्रिमोनी आने लगी किसके अंदर? जो ब्रदर्स थे, किसके? चंगेज खान के, या फिर चंगेज खान के जो सक्सेसर्स थे या फिर जो उसके ब्रदर्स थे, इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के अंदर आने लगी सेंस ऑफ कॉमन पैट्रिमोनी, जिसके अंदर अब उन्हें कलेक्टिवली रूल नहीं करना। चंगेज खान का ये सपना होता था कि उसको जो सक्सीड करेगा आगे जाके उसकी डेथ के बाद, कोई भी सक्सीड करे, चाहे 2 करे या 4 करे, वो लैंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर गया था अपने सक्सेसर्स के लिए कि भाई मेरी डेथ के बाद तुम्हें ये वाला रीजन लेना है, चगताई को ये वाला रीजन लेना है, उगदई को ये वाला रीजन लेना है, पर तुम्हें रूल जो है कलेक्टिवली करना है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब 13th सेंचुरी के आते आते या फिर 1250s के आसपास सेंस ऑफ कॉमन पैट्रिमोनी आने लगी, शेयर्ड बाय ऑल द ब्रदर्स वाज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय इंडिविजुअल डायनेस्टी। अब उन्हें खुद की सेपरेट आइडेंटिटी या फिर खुद की सेपरेट डायनेस्टी चाहिए। उसके बाद डिसेंडेंट्स ऑफ तोलोय हैड कम टू रूल बोथ चाइना एंड ईरान, वेयर दे हैड फॉर्म्ड द युआन एंड इल खानिद डायनेस्टी। अब हुआ क्या कि एक ब्रांच तो थी जिसमें 4 सन्स थे, किसके? चंगेज खान के, जोची, चगताई, ओगदई और तोलुई। अब ये कह रहे थे कि हमें इंडिविजुअल डायनेस्टीज चाहिए क्योंकि इनके अंदर सेंस ऑफ पैट्रिमनी आ गई। ये कह रहे हैं हमें कलेक्टिवली रूल नहीं करना। वही दूसरी जो ब्रांच थी चंगेज खान की, हेरिडिटरी ब्रांच थी, उसका नाम है तोलुईद। अब वो कह रही है कि हम चाइना को रूल करेंगे इंडिपेंडेंटली और इनको भी कोई भी शेयर नहीं देंगे, इस वाली ब्रांच को। अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि अब वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं कर रहे, अब वो खुद में ही उलझ रहे हैं। अब उन्हें, उनका जो मेन मकसद रह गया है वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना नहीं, बल्कि अपने जो सीमित एम्पायर है उसी के अंदर रूल करने को। फैमिली के अंदर ही लड़ाई हो रही है। उसके बाद हमें यहाँ ये देखने को मिलता है यास का कॉन्सेप्ट। अब एक रिसर्चर थे जिनका नाम है डेविड एनालोन, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया या फिर एक कॉन्सेप्ट को डिसाइफर किया, यास। यास जो है उसको कहा जाता है लॉ, डिक्री या ऑर्डर, जिसे बनाया था एक एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन की तरह। किसने? चंगेज खान ने, जिसके अंदर उसने सब कुछ बताया था कि किस तरह हंटिंग करनी है, किस तरह आर्मी को इस्टेब्लिश करना है या बनाए रखना है, किस तरह वो कुबूर, जिस पे हम टैक्स लगा रहे थे ना, कुबूर नाम का जो वो पोस्टल सिस्टम था या कुरियर सिस्टम था, उसको किस तरह मेंटेन करना है। ये सब लीगल कोड ऑफ चंगेज खान या फिर यास के अंदर बताया गया था। उसके बाद ये तो था हमारा टॉपिक कि सोशल, पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन चंगेज खान के पहले, चंगेज खान के टाइम और चंगेज खान की डेथ के बाद किस तरह मिलिट्री स्टैब्लिश हुई। उसके बाद कलेक्टिवली उन्होंने रूल करा। उसके बाद इंडिविजुअल डायनेस्टी की जो होड़ थी सेंस ऑफ पैट्रिमोनी की वजह से वो आ गई। न सिर्फ 4 सन्स के बीच में बल्कि एक न्यू ब्रांच या फिर एक अलग ब्रांच बन के उभरी, तोलुईद ब्रांच, जो कह रही है कि मैं रूल करूंगी चाइना के ऊपर। इस तरह चंगेज खान का जो नोमैडिक एम्पायर था वो अपनी डिक्लाइन की ओर है।
और इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कंक्लूजन सिचुएटिंग चंगेज खान एंड द मंगोल्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। दरअसल अगर हम मंगोलिया के बाहर के किसी भी रीजन को पकड़े और उनसे पूछें कि आप चंगेज खान को किस व्यू से देखते हैं, आपका व्यू चंगेज खान के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वो हमें लगभग, मैं पूरा नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ इन जनरल, वो हमें नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। वो या तो चंगेज खान को एज अ कॉन्करर देखते हैं या फिर एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज की, शहरों को बर्बाद करने वाला, लोगों की हत्याएं करने वाला, या फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन को बढ़ाने के चक्कर में अलग अलग जगहों पर कब्जा करने वाला। पर मंगोलिया के अंदर आज भी चंगेज खान को वर्शिप किया जाता है या फिर चंगेज खान को एज अ हीरो ट्रीट किया जाता है। ये देखिए, व्हाई द पीपल ऑफ मंगोलिया स्टिल ट्रीट्स चंगेज खान एज एन हीरो, तो उसका आंसर है क्योंकि चंगेज खान ने पूरे मंगोलिया को यूनाइट किया, इंडिपेंडेंस दिलवाई। जो मंगोलिया के ऊपर चंगेज खान से पहले चाइनीज एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था उसको रोका, ट्रेड रूट्स को एस्टेब्लिश किया, मार्केट्स को बनाया। इसी वजह से मंगोलिया के जो लोग हैं वो चंगेज खान को एज अ हीरो ट्रीट करते हैं। इसके बाद चंगेज खान का जो ये एम्पायर था, नोमैडिक एम्पायर, ये बिल्कुल भी होमोजीनियस नहीं था। हमने पीछे भी देखा, इसमें अलग अलग एथनिसिटी के लोगों को भी पनाह दी गई चंगेज खान द्वारा। न सिर्फ चंगेज खान द्वारा बल्कि उसके सक्सेसर्स द्वारा, जो कि थे शमन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और इस्लाम भी। द मंगोल रूलर्स रिक्रूटेड एडमिनिस्ट्रेटर एंड आर्म्ड कंटिजेंट्स फ्रॉम पीपल ऑफ ऑल एथनिक ग्रुप्स एंड रिलीजन, जो हमें दिखाता है कि चंगेज खान का जो ये एम्पायर था, वो चंगेज खान कहीं ना कहीं क्रूअल तो था, पर उसके अलावा एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था। जब तो इतने साल या फिर इतनी सेंचुरीज तक नोमैडिक एम्पायर टिक पाया, क्योंकि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोलिस्टिक है, मतलब उसमें अलग अलग एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रह रहे हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो अलग होगा ही। अगर सिंगुलर बना दिया तो सिमिलर एथनिसिटी के होंगे, पर हमें देखा ना कि यहाँ पे शमन भी है, बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन भी है, इसी तरह आर्मी के अंदर भी अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रह रहे हैं। के बाद चंगेज खान के बाद कई सालों बाद एक न्यू रूलर आए सेंट्रल एशिया के अंदर रूल करने के लिए, उनका नाम था तिमूर। अब तिमूर जो है वो घबरा रहे हैं रूल करते वक्त, क्योंकि वो जो है वो चंगेज खान के डिसेंडेंट नहीं है। पर वो जब रूल करने के लिए आए तो उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं चंगेज खान का सन इन लॉ हूँ, ताकि लोग उसे इजिली एक्सेप्ट कर सके। उसके बाद it has seized upon Changez Khan as a great national hero who is publicly venerated and whose achievements are recounted with pride. ये कहाँ की बताई गई है? ये मंगोलिया की बताई गई है। ये आज भी इतने, हमने देखा कि चंगेज खान एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर तो था, पर उसके अलावा हमने देखा ना कि किस तरह उसने निशापुर के अंदर अपनी क्रुएल्टी दिखाई थी, किस तरह मोहम्मद की तलाश में वो इंडिया तक पहुंच गया था। पर उसके बाद भी मंगोलिया के जो लोग हैं वो चंगेज खान को हीरो की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह? हीरो की तरह, और बड़ा ही गर्व महसूस करते हैं, ये बताते हुए कि चंगेज खान मंगोलिया में जन्मा एक, मतलब बड़ा अच्छा एक रूलर था। तो मंगोलिया के अंदर चंगेज खान को हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि चंगेज खान ने, हमने पीछे भी देखा ना, क्योंकि चंगेज खान ने पूरे मंगोलिया को यूनाइट करवाया, मार्केट को इस्टेब्लिश किया, रूट्स को, जो कि ट्रेड रूट्स थे, उनको वापिस से रिकंस्ट्रक्ट किया। इसी वजह से मंगोलिया के अंदर अभी भी, आज भी जो चंगेज खान है उसकी वर्शिप की जाती है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर नोमैडिक एम्पायर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आए या फिर कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको ये हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक्सेस ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।